नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती का हम देख रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र। आज हमारा सामान्य ज्ञान प्लस जो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र रहता है उसका मॉडल पेपर रहेगा, वो रहेगा 24 नंबर दोस्तों। इससे पहले हमने कुल 23 मॉडल पेपर है वो देख लिए हैं दोस्तों। पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। संपूर्ण व्याख्या मॉडल पेपर में की जाती है। कुल आपके पर्सन आएंगे वो आएंगे 100 दोस्तों। कुल अंक रहेंगे 200 और समय मिलेगा 2 घंटे का। लेकिन यहां हम देखेंगे वो 55 से 60 मिनट के आसपास ये पूरी की पूरी क्लास है वो व्याख्या के साथ, और आपको वो समय भी मिलेगा जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज अब दिसंबर कल से लग रहा है मित्रों, आपके सामने 20 दिन एग्जाम के बचे हैं। 20 दिन में जिन साथियों का प्रथम प्रश्न पत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि हम प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें अच्छे अंक लेकर आए, तो पहली बात जो ये मॉडल पेपर हुए हैं 20 यानी 24 हो चुके हैं और 20 तक आगे और हम करवा देंगे, ये सभी मॉडल पेपर अटेंड कर लें। दूसरी बात, प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फेस्ट के जो नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसके स्टोर में दिए गए हैं, वहां से उनको प्राप्त कीजिए और उनको सिर्फ एक बार पढ़ दीजिए आप, मैं इतना कहता हूं, और आराम से पढ़ लोगे आप, इतना समय है अभी। तो जो भी साथी पेपर प्रथम है जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको नहीं तैयार कर पाए हैं वो जल्दी से आज ही और अभी अभी जाइए और उन नोट्सों को प्राप्त कीजिए दोस्तों। अदर फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, सभी साथी है जाकर यहां से फॉलो कीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पर्याप्त समय मिलेगा, आप उत्तर अपना है वो कमेंट जरूर करें। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा तथा लिखित संविधान, एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था, एकल नागरिकता का प्रावधान, दोहरी न्याय पालिका। बताइए दोस्तों। तो यहां पे विशेषता नहीं है आपकी दोहरी नागरिकता, ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों की तीनों नागरिकता है। सबसे लंबा है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां इसके अंदर है, लिखित है पूरा का पूरा, ये समझे आप। तो डी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? भाग 3, 4, 6 या 5? कमेंट करके बता दो। सिंपल से क्वेश्चन है आज। जिस प्रकार मैंने 22 नंबर 23 नंबर मॉडल पेपर रखे थे तो साथियों के मैसेज आ गए कि सर थोड़े से कठिन आ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको छोटा कीजिए, थोड़ा सा सिंपल कीजिए। तो छोटे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है आज। एग्जाम की दृष्टि से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। और बात किसकी हो रही है? राजनीतिक लोकतंत्र, यह मिलेगा भाग 3 के अंदर दोस्तों, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या रूस? न्यायिक सर्वोच्चता किस संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसके परिवर्तनशील समय में वैधता बनाए रखने का भाव सुनिश्चित करता है? 4 अनुच्छेद, 368, 352, 356 या 226? कमेंट करके जो सही उत्तर है वो बता दीजिए दोस्तों। परिवर्तनशीलता मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तभी तो परिवर्तनशीलता होगी संविधान में। किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के क्या कारण थे? भौगोलिक विस्तार एवं विविधता, भारत शासन एक्ट 1935 का प्रभाव, केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। विस्तृत बनाने के क्या कारण थे दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 यहां पे।
तो यहां पे हम पहले कारणों को देख लेते हैं, 1 2 3 4 में से सही कारण कौन सा है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा भी सही, चारों सही है। डी ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया। 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1949, 4 नवंबर 1948 या 15 नवंबर 1948। कमेंट करके उत्तर बता दीजिए। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अंतिम प्रारूप लेकर आते हैं, ये किस दिन लेकर आते हैं दोस्तों। ये लेकर आते हैं 4 नवंबर 1948 को, और ये 5 नवंबर 1948 यानी कि 5 दिन इस पर क्या चली थी, चर्चा चली थी दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति कितने सदस्य, कुल 7 सदस्य। अध्यक्ष की बात करें ना तो कौन थे, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर दोस्तों, समझे आप। 6 सदस्य और थे, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। 6 सदस्य देखिए, एक तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, यही थे कांग्रेस के सदस्य थे एकमात्र। इसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी ये भी थे, ये अध्यक्ष हो गए। 4 तो यहां पर दिए गए, 3 बचे हैं। 3 कौन कौन से बचे हैं, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधव राव दोस्तों। माधव राव यहां पे बहुत अच्छा है, माधव राव है ना, इन्होंने बीएल मित्र का स्थान लिया था, और कृष्णमाचारी है, इन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था। ये परिवर्तन हुए थे 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से आधुनिक मनु किसे कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले। और मेरा काम सभी साथियों से यही है, आपका लाइक हमारा मनोबल। तो जो भी साथी जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, देखते हुए इतना समय तो मिलता है, जो नीचे लाइक का बटन दिया गया वो कर दें। और जो साथी हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, वो ये कार्य जरूर करें, अपने उन 5 मित्रों को जोड़िए जो आपके साथ ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बात यहां पर हम कर रहे हैं कि आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे रहने वाला है सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के समक्ष कंडीशन ए सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जेपी नारायण। किसने, भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से किस व्यक्ति ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। निजामुद्दीन अहमद, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, विस्टन चर्चिल, ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने आलोचना की थी, और ये थे निजामुद्दीन अहमद। इन्होंने आलोचना करते हुए प्रारूप समिति को अपवहन समिति बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वो आपको बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहते हैं। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सामने दिखाई दे रहा है, गलत कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। देखिए, संवैधानिक प्रावधान की हम बात कर रहे हैं,
तो जो ये एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है दोस्तों, समझे आप? राज्यपाल पर निर्भर रहता है। हाँ, राजस्थान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, लेकिन इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है आपके लिए, समझ ना, संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं आप, यहां पे इस चीज को समझना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मेरिट पद्धति का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, एनसीईआरटी या कर्मचारी चयन बोर्ड? मेरिट पद्धति का वॉचडॉग राज्य लोक सेवा आयोग को दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम पूर्णकालिक सदस्य कौन थे? एस के घोष, सी एस त्रिपाठी, एन के बीरवा, भूपेंद्र यादव? बताइए दोस्तों। देखिए, प्रथम पूर्णकालिक सदस्य ये थे सी एस त्रिपाठी, ये अध्यक्ष भी थे, सदस्य है तो ये अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष थे और इन्होंने पूर्ण काम किया था। जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम थे एस के घोष दोस्तों, ये प्रथम है। जबकि ऑप्शन बी आपका यहां पे सही है दोस्तों। वर्तमान में कौन है? संजय छोत्री है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, आरपीएससी के वर्तमान संगठन में निम्न में से कौन महिला सदस्य शामिल नहीं है? श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर मंजू शर्मा, संगीता बेनीवाल? तो कौन सी महिला सदस्य शामिल नहीं है? संगीता बेनीवाल वर्तमान में ये शामिल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, सही कोट पहचानना है आपको यहां पे। राजस्थान में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर में किया गया। आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई। आरपीएससी का मुख्यालय अंबेडकर समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया था। या आरपीएससी में अब तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही? सही कोट आपको यहां पे पहचानना है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में जो प्रथम लोक सेवा आयोग है ना, ये जोधपुर में बना था। आरपीएससी की स्थापना जयपुर में की गई थी। फिर सत्यनारायण, ये गलत हो गया, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर अजमेर आया था। और आरपीएससी में अब तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ये भी सही है, ये भी सही है आपका। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। बी ऑप्शन ये रहा सही है आपका। क्वेश्चन 16, सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी, हीरालाल देवपुरा, मदन लाल डीगरा, सरवण सिंह? सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1969 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी, मोहन मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य प्रशासन में अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा गया है? कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, मुख्य सचिव, उपखंड अधिकारी? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। राज्य प्रशासन के अंदर अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा गया है? बता दो जल्दी से। मुख्य सचिव को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवालय अध्यक्ष के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में? ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। राज्य के प्रधान के रूप में कौन कार्य करेगा? राज्यपाल करेगा। तो चौथा गलत है, बाकी तीन कार्य करता है, 1 2 3। ऑप्शन बी आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सचिवालय राजस्थान में अवस्थित विभाग क्या कहलाते हैं? राज्य सचिवालय राजस्थान में अवस्थित विभाग, कार्यकारी विभाग, प्रभाग, निदेशालय, प्रशासनिक विभाग क्या कहलाते हैं?
प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, नवनियुक्त राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा के बारे में सही कथन पहचानिए। बताइए। वे 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर है, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इनका कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। वे केंद्र सरकार के अधीन वित्त सचिव रह चुकी है। पहला सही है, दूसरा सही है। पहली कौन थी? कुशल सिंह थी दोस्तों, महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, समझे। और कार्यकाल जून 2023 तक है, यह भी सही है। केंद्र सरकार के अधीन वित्त सचिव, यह गलत है, चौथा गलत है। यहां पे 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर के शासक अजयराज चौहान के बारे में असत्य कथन कौन सा है? 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर बसाया। इसने अजय मेरू दुर्ग, कालांतर में नाम तारागढ़ का निर्माण करवाया। अजय प्रिय ब्रह्मस नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसने वेरीगट विरुद्ध धारण किया। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। वेरीगट विरुद्ध, वेरीगट ये जो उपाधि है ना, ये गोविंद तृतीय की है, गोविंद तृतीय की। तो ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा आपका, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। वह संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनवाई गई? गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, जयानक किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अजयराज, विग्रहराज। जयानक किसका दरबारी कवि था? बताइए। पृथ्वीराज विजय का लेखक है ये जयानक, और यह था पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी। क्वेश्चन नंबर 24, अमीर खुसरो की किस रचना से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अमीर खुसरो की किस रचना से अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है? खजाइन उल फुतूह से दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ के किस शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था? रतन सिंह, हमीर, मोकल या क्षेत्र सिंह? सिंगोली, सिंगोली वर्तमान में बांसवाड़ा में। सिंगोली युद्ध के अंदर किसने हराया? बताइए। हमीर ने, राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था दोस्तों। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, जब गोविंद राज ने रणथंबोर के छोटे से राज्य की नींव रखी, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, सैयद मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन है ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1194 में नींव रखी थी और 1192 में दिल्ली का शासक बन गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने जाहिन दुर्ग पर अधिकार किया? जाहिन विजय कहलाती है ये, जाहिन दुर्ग पे। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन या इल्तुतमिश?
कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों, 1290 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, रणथंभौर के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। रणथंभौर का पहला साका 1301 में ईस्वी में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम साका है। इसमें रंगदेवी ने जलजौहर किया था। सेनापति रणमल व रतिपाल अलाउद्दीन से मिल जाते हैं और हमीर से विश्वासघात करते हैं। असत्य कथन बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मित्रों देखिए, रंगदेवी ने जलजौहर नहीं किया था, सीधी बात। एक ध्यान रखना, यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। रणथंभौर के शासक कौन थे उस समय? हमीर। हमीर की एक पुत्री थी, नाम था देवल दे। देवल दे ने जलजौहर किया था, तो यह गलत हो गया, बाकी तीनों सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1308 में सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा? सिवाना, जालोर दुर्ग की कुंजी, जलालाबाद, खैराबाद, खिरजाबाद, मोहम्मदाबाद। सिवाना का नाम क्या नाम रखा? खैराबाद दोस्तों। क्वेश्चन 30, अलाउद्दीन के 1311 ईस्वी के जालोर आक्रमण की जानकारी देने वाले निम्न ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ लेखक जोड़ा असुमेलित है? जो गलत है वो मेरे को देखते ही पता चल गया। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का, क्या सही है? सही है। आगे देखिए, तिरतकलब जिन प्रभाकर सूरी, मुणोत नैणसी ख्यात नैणसी, वीरमदेव सोनगरा रिवाज श्यामलदास ने, ये पद्मनाभ है इसके, तो ये डी ऑप्शन आपका असुमेलित है। क्वेश्चन 21, चुआनू के अग्निकुंड उत्पत्ति के मत से कौन सहमत नहीं है? पृथ्वीराज, रास, नैणसी, सूर्यमल या दशरथ शर्मा? दशरथ शर्मा दोस्तों, ये ब्राह्मण वंशीय बताते हैं चौहानों को, दशरथ शर्मा। क्वेश्चन 32, सत्य कथन बताइए इनमें से। फरिश्ता के अनुसार गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासक के आक्रमण को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अजय राज ने करवाया। चौहान शासक वाकपति राज प्रथम ने तोमरू एवं प्रतियारों को परास्त किया। प्रबंध कोश के रचयिता राजेश्वर है। सत्य पहला। देखिए, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण अजयराज ने नहीं, अर्णोराज ने करवाया था, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 33, अजयराज के संबंध में असत्य कथन है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेरू बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अजमेरू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़बिटली तारागढ़ कहते हैं। अजमेर के प्रसिद्ध चौहान शासक अर्णोराज अजयराज के पुत्र थे। अजयराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने, देखते ही पता चल गया होगा शायद आपको। तो वराह मंदिर निर्माण अजयराज नहीं, अर्णोराज, यह गलत है आपका, बाकी तीन सही है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34, ललित विग्रहराज नाटक में किस चौहान शासक के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है? पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज, बिसलदेव चौहान, अर्णोराज। बिसलदेव, बिसलदेव चौहान
ललित विग्रहराज नाटक है ना, इसमें बिसल देव चौहान और इंद्रपुर की राजकुमारी थी देसल देवी, इनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। ललित विग्रहराज किनका है? ये किनका है? सोमदेव का। लेखक कौन है? सोमदेव। क्वेश्चन 35, विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने प्रदान की? जयानक भट्ट, नरपति नाल, सोमदेव, धर्मघोष, सूरी। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने दोस्तों। किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है आमेर, चित्तौड़, उदयपुर, नागदा, सबको पता है। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। कहां पर? आमेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, विमल वसाई और लूणा वसई के नाम से जाने जाने वाले मंदिर कहां स्थित है? खेड़, आसोतरा, रणकपुर, देलवाड़ा। कहां है? देलवाड़ा, आबू। आबू पर्वत पर स्थित देलवाड़ा की ये जैन मंदिर है दोस्तों, विमल वसई, लूणा वसई। क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 38, हेरम गणपति मंदिर किस किले में? मेहरानगढ़, जूनागढ़, बटनेर या कुंभलगढ़? गणपति, हेरम गणपति में जो गणपति जी है वो शेर पर सवार है दोस्तों, और यह है बीकानेर के जूनागढ़ में, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन 39, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर। कहां पर है दोस्तों? जल्दी से बता दो। कुंभलगढ़ के अंदर। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 40, किस किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंबोर, जालोर, सिवाना या चित्तौड़गढ़? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में यहीं पर हुआ था दोस्तों। बख्तरबंद दुर्ग कहा था रणथंबोर को, वो कहा था अबुल फजल ने। क्वेश्चन 41, किस किले की नींव में राजाराम नामक व्यक्ति की बलि दी गई? जूनागढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर या बटनेर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 1459 में राव जोधा ने इसका निर्माण शुरू किया था दोस्तों। नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन 42, निम्न में से अश्वमेलित है? जोधपुर किला, गजनी तोप, जयगढ़ में जयबान तोप, बूंदी गर्भगुंजन तोप, चूरू हुनहुकार तोप। क्या पता चल गया यहां से? हुनहुकार तोप धौलपुर के किले में रखी गई है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43, फर्ग्यूसन ने किस महल को विंडसर महल कहा है? राजमहल उदयपुर, करणमहल बीकानेर, फूलमहल जोधपुर, डिग भरतपुर। बात है फर्ग्यूसन ने किस महल को विंडसर महल कहा है दोस्तों? किसको? राजमहल, जो उदयपुर में ना, इसको राजमहल का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। किसने? उदय सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से असंगत सावन भादो महल कोटा, नवल का महल उदयपुर, एक थमिया महल डूंगरपुर, सावन भादो झील सिरोही। जो अश्वमेलित है वो आपको बताना है। देखिए यहां पे आया ना ये नवल खा महल, यहां पे थोड़ा देख लेना।
नवलखा झील भी है जो बूंदी में। नवलखा महल है ना, ये कहां पर है? जोधपुर में। तो आपका असंगत है बी ऑप्शन, बाकी तीनों सही है यहां पे। क्वेश्चन 45, हवा महल में जरोकू की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रताप सिंह ने करवाया था ना हवा महल का, जो 5 मंजिला है दोस्तों। समझ में आया? शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये 5 नाम है इसका। एक क्वेश्चन आता है हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता दोस्तों। बात यहां पर हम कर रहे हैं जरोकू की, तो जरोकू की जो संख्या है वो है 953। 953 दोस्तों। क्वेश्चन 46, निम्न में से अशुमेलित है? मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम परियोजना 1978, अरावली वनरोपण परियोजना 1992, हरित राजस्थान कार्यक्रम 2010, वानिकी विकास परियोजना 1995। बताइए। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 18 जून 2009 को जयपुर से। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है यहां पे, जो सही वो हो। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उदयपुर जिले में हुई। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला चूरू है। 19 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि तथा 14 जिलों में कमी। 2019 की तुलना में कुल वनावरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो यहां पे सत्य कथन बताना है। पहला देखिए, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उदयपुर नहीं अजमेर में हुई है। कहां पर हुई है? अजमेर के अंदर दोस्तों। 26.45% की, 26.45% की। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला बताया चूरू, गलत है, जोधपुर है आपका। कौन सा है? जोधपुर। तीसरा, 19 जिलों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि, 14 जिलों में कमी, सही है। 2019 की तुलना में कुल वनावरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, तो यह भी सही है। तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 48, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर विचार कीजिए। आराम से सिंपल सा क्वेश्चन आया है। असत्य कथन बताना। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर। अगला है वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जालोर। न्यूनतम वनावरण वाला जिला जोधपुर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला उदयपुर। अब देखिए, एक तो वर्दी, सर्वाधिक वर्दी पूछी जाए, एक वनावरण वाला जिला, सर्वाधिक वनावरण है किसमें? एक सर्वाधिक वर्दी वनावरण वाला जिला, तो सर्वाधिक देखिए वनावरण वाला जिला तो उदयपुर है, सही है आपका। अगर यहां पे सर्वाधिक वनावरण वर्दी वाला जिला तो अजमेर हो जाता। इतना ही फर्क है ना क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी जालोर में हुई। न्यूनतम वनावरण वर्दी वाला जिला तो जोधपुर है, लेकिन यहां पर वर्दी नहीं दिया गया है, तो जोधपुर नहीं होगा, यहां पे चूरू होगा। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला आपका उदयपुर ही है, यह भी सही। तो यहां पे देखिए आपका सही जो रहने वाला है ना, वो है ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। किशनबाग, देवन, सोकलिया और आगे दिया गया है शोर सन। दोस्तों कर दीजिए सुमेलित, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। किशनबाग जयपुर में। आगे दिया गया देवन। देवन राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है, ये जैव विविधता वाला स्थल दोस्तों। पहले किशनबाग है ना, किशनबाग के अंदर क्या है? प्रथम डेजर्ट पार्क बनाया जा रहा है किशनबाग के अंदर। देवन के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल, जो कहां पर है? कोटा के अंदर। सोंकलिया कहां पर है? शोंकलिया अजमेर में। और शोरसन गोडाउन संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, जो सोंकलिया और शोरसन दोनों ही। शोरसन है 12 में। 2, 1, 4, 3, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50,
प्रसिद्ध गमदर वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गमदर वन क्षेत्र उदयपुर, बारा, चित्तौड़ या सिरोही? गमदर वन क्षेत्र जहां गांधी स्मृति वन उद्यान है वो है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 51, कृषि बजट 2022 पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय। क्या सही? यहां पे सत्य कथन बताना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जयपुर, मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक, शॉप जींस की विशिष्ट मंडी मंडोर जोधपुर। बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। कमेंट आपका वेट कर रहा हूं कि आपका कौन सा कमेंट किन किन साथियों का सही होता है। यहां पे जो सत्य कथन है वो यहां पे एक ही है, ये रहा, मिनी एग्रो फूड पार्क, ये चैनपुरा निवाई टोंक में है। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स इसकी जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में नहीं है, जोधपुर में है दोस्तों, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर ये भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। सोप जींस की विशिष्ट मंडी है ना, ये मंडोर में नहीं है, बिलाडा भरतपुर, बिलाडा जोधपुर में है। समझ गए यहां से? तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 52, सुमेलित कीजिए फसल और किस्म। तो सबसे पहले दी गई है बाजरा की, बाजरा की RHB 30 व RCB ये रही। बाद में हम बात कर लेते हैं यहां पे मक्का की। मक्का की माही कंचन माही धवल ये किसकी है? माही कंचन माही धवल किसकी है? मक्का की है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट। इनके अलावा किरण है, नवजोत, विजय, ये मक्का की है। गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं के लिए देखिए कोहिनूर है, मंगला है, सोना है, कल्याण है, सोनालिका है, तो ये रही। और जो कि ज्योति, राजकिरण, माथऊ ये जो की है। तो 3 1 2 और 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 बी ऑप्शन। क्वेश्चन 53, कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। कुल प्रचलित भूमि जोतु की संख्या 76.55 लाख है। जोतु के क्षेत्रफल में केवल 1.24% की वृद्धि हुई। जो अगला है, राज्य में भूमि जोतु का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा। महिला भूमि जोतु की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई। बताइए दोस्तों। ये गलत है, 11.14% की वृद्धि हुई है। तो बी ऑप्शन आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन 54, एशुमेलित छांटिए फसल राजस्थान राज्य का भारत में स्थान 2019-20 के अनुसार पूछा गया। ये बाजरा प्रथम, सोयाबीन द्वितीय, मूंगफली द्वितीय, चना प्रथम। सोयाबीन द्वितीय दिया गया है ना, ये गलत है। सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है राजस्थान, बाकी तीनों सही है। प्रथम सोयाबीन में प्रथम पे है आपके मध्य प्रदेश। मूंगफली में राजस्थान द्वितीय, मूंगफली के अंदर प्रथम पे है गुजरात दोस्तों। तो बी ऑप्शन सोयाबीन वाला सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़। शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग बाड़मेर, जोधपुर। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़। जो असत्य है, जो गलत है, जो सुमेल नहीं खा रहा है वो बता दीजिए। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। जो भी नए साथी जुड़े हैं और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आज तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। हर दिन क्लास आती है इसी समय। यहां पे आपको जो सत्य है ना वो पहले वाला ही है आपका। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली।
ये आपका अश्वमेलित है। इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 56, पछवा पवनों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ये उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, बहती है। पछवा पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। गर्जती चालीसा, भयंकर पचासा आदि पछुआ पवनों के उपनाम है। जो गलत वो बताना। सी ऑप्शन गलत है आपका। यहां पे उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवने चलती है दोस्तों। क्वेश्चन 57, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण व शुष्क हवा शेंटाइना, ब्रिकफिल्डर, योमा, टेम्पोरल कौन सी है? ब्रिकफिल्डर। शेंटाइना कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क हवा है। योमा है ना, योमा ये जापान में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवा है। और टेम्पोरल है ना, ये मध्य अमेरिका में चलने वाली एक मानसूनी हवा है। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन सी पवन का प्रकार गर्म शुष्क पवन है? लेवांटर, बाइज, नॉर्वेस्टर, पूना। नॉर्वेस्टर। उत्तरी जो न्यूजीलैंड है वहां पर गर्म शुष्क हवा है, ये गर्म शुष्क हवा नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में। लेवांटर ये स्पेन की शक्तिशाली ठंडी पवन है, पूर्वी ठंडी पवन है। बाइज की अगर हम बात करते हैं ना तो ये फ्रांस में ठंडी पवन है। पूना है ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, वहां पर चलती है। क्वेश्चन 59, सुमेलित कीजिए पवन का नाम क्षेत्र। सामुन, हबूब, ब्लैक रोलर, नाट। शामोन इराक व ईरान में, हबूब सूडान में, समझे आप। ब्लैक रोलर अमेरिका में, वो भी उत्तरी अमेरिका में। नाट यूएसए में, नाट यूएसए में ध्रुवीय पवन है। अब देखिए इनमें से पहली तो हमने देख ली सामुन इराक व ईरान के अंदर चलती है हवा। फिर है हबूब जो सूडान में चलती है ना, ये धूल भरी हवा है। हबूब है ना, हबूब ये धूल भरी हवा है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा ब्लैक रोलर है ना, ये भी क्या है? धूल भरी हवा है। तो 4 2 3 1 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्धों में 60 डिग्री से उत्तरी अक्षांशों में मिलती है। ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर मिलती है। उपोषण पछुआ जेट 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्तर व दक्षिण दोनों अक्षांशों में मिलती है। सत्य कथन है सिर्फ बी ऑप्शन वाला। सत्य कथन कौन सा है? बी ऑप्शन। ये देखिए 60 डिग्री से उत्तरी अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में मिलती है, ये समझे आप। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पे दिया गया है ना 30 से 40, यहां आपको 20 से 35 डिग्री करना होगा और दक्षिणी की जगह उत्तरी अक्षांश करना होगा। और 10 से 14 किलोमीटर प्रति ऊंचाई पर यह मिलती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 आ गया है। ओजोन छिद्र का निर्माण होता है 100 डोप्सन यूनिट से कम, 150 डोप्सन यूनिट से कम, 220 डोप्सन यूनिट से कम, 120 डोप्सन यूनिट से कम। ओजोन छिद्र का निर्माण, जो ओजोन की सांद्रता है ना वो डोप्सन मीटर के अंदर नापी जाती है दोस्तों। क्लोरीन गैस से ओजोन में छिद्र होता है 220 डोप्सन यूनिट से कम। अगर इसकी सांद्रता हो जाती है तो वहां पर ओजोन छिद्र का निर्माण है जो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, रवांडा किंगाली सम्मेलन के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। रवांडा किंगाली सम्मेलन
देखिए, किंगाली सम्मेलन का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम करना। यह सम्मेलन यूएसए के नेतृत्व में आयोजित हुआ। 197 देशों ने सहमति प्रकट की। इस सम्मेलन का आयोजन 16 अक्टूबर 2016 को हुआ। असत्य पूछा है ना आपको, पहला ये आपका असत्य, ऑप्शन 1 सही। देखिए, किंगाली सम्मेलन का जो उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोकार्बन है गैस, उनका उत्सर्जन कम करना है दोस्तों। तो ये गलत है आपका, ऑप्शन ए सही रहेगा, बाकी तीनों यहां पे सही है आपके। क्वेश्चन 63, निम्न में से कौन सा जीव आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त वन्य जीवों में सम्मिलित नहीं है? सफेद हाथी, सफेद बाघ, संगाई हिरण, प्रियरी भैंस। बताइए दोस्तों। शंघाई हिरण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को छांटिए। यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक यूएनसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति 180 देशों में से 168वें स्थान पर है। शीर्ष राष्ट्र डेनमार्क है। बताइए। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति 2 वर्ष से जारी किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसके द्वारा यूएनएफसीसी के द्वारा नहीं किया जाता है जारी, ये जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय व विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है और ये भी सही है, 3 और 4 सही है, यहां पे सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, कोप 21 के संदर्भ में असत्य कथन, इसे पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम स्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसी सम्मेलन का परिणाम है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। इससे समझौते पर कुल 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कोप 21 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ था, 4 नवंबर 2016 से। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इस पे, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66, एशुमेलित युग्म है देश सिरोको हवा का स्थानीय नाम। बताइए दोस्तों। ट्यूनेशिया चिली, स्पेन लेबेक, इटली लेस्ट, लीबिया गिबली। बताइए दोस्तों। देखिए, इटली में इसको सिरक्को ही कहते हैं, इटली में। लेस्ट किस देश में कहते हैं, तो ये भी बात हो जाए। लेस्ट कहते हैं मेड्रिया में, मेड्रिया के अंदर लेस्ट कहते हैं इसको, तो सी ऑप्शन आपका एशुमेलित है। क्वेश्चन 67, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नार्वेस्टर उत्तरी नार्वे में चलने वाली ठंडी हवा है। ब्रेक पिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। सत्य कथन बता दो। सामने दिखाई दे रहा है सत्य। पहला देखिए, नार्वेस्टर हमने पहले भी देखा है, न्यूजीलैंड में चलते हैं नार्वेस्टर, गर्म शुष्क धूल भरी हवा। पहला गलत। दूसरा, ब्रिक बिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है, सही है, तो बी ऑप्शन। सिर्फ 2 ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन 68 है, वृक्ष हवा का संबंध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बता दो। वृक्ष हवा, यूगोस्लाविया, उत्तरी इटली, दक्षिणी अफ्रीका, जूरा पर्वत। ठंडी हवा है, जाड़े के अंदर चलने वाली हवा है वृक्ष। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अंदर, जाड़े सर्दी में चलने वाली हवा है। समझ गए? यूगोस्लाविया, बोरा चलती है यहां पे, ठंडी हवा बोरा। समझे आप? उत्तरी इटली की बात करें तो यहां पे चलती है ट्रेमोस्टाना, ठंडी हवा। यह भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 69, हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध है समुद्री पर्यावरण सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन कटौती, ओजोन संरक्षण। हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध, हेलसिंकी ये शहर है फिनलैंड का,
हेलेंस्की फिनलैंड का शहर है। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ था फिनलैंड के हेलेंस्की के अंदर दोस्तों, और इसका उद्देश्य था समुद्री पर्यावरण सुरक्षा दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन 70 है, अश्वमेलित युग्म बताना है। सूत्र व्युत्पन्न, CO2 जीवाश्म ईंधन, CFC मवेशियों का मलमूत्र, CH4 धान उगाना, N2O फसल अपशिष्ट जलाना। सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ये गैसें बताई गई हैं CO2, CFC, CH4, N2, ये किससे उत्पन्न होती है? CO2 जीवाश्म ईंधन, सही बात है। वनों की कटाई, सही बात है, इनसे होती है, पहला सही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या मवेशियों के मलमूत्र में से आती है? नहीं, परसीतन, फ्रीज, AC, हवाई ईंधन, औद्योगिक उपयोग, उनसे आती है। तो यह सुमेलित है आपका बी ऑप्शन वाला। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के उत्पादन में शामिल नहीं होती है? अम्लीय वर्षा के उत्पादन में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड दोस्तों, समझ गए? ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 72, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 को किस दिन पारित किया? चार ऑप्शन, 2022 करंट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और भर्तियों को लेकर ही है ये। कब किया? 24 मार्च 2022 को। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान एंटी चीटिंग एक्ट में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान है। चलो, ये बहुत कम साथियों ने पढ़ा है अभी तक ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। कारावास 3 वर्ष का होगा, अर्थदंड मिलेगा न्यूनतम 1 लाख रुपए का, न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम 1 लाख रुपए, और परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित उस छात्र को किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन चलते हैं 74 की ओर। राजस्थान में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क किन जिलों में बनाए जाएंगे? जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर, बीकानेर गंगानगर। जैसलमेर बीकानेर में, जैसलमेर में 800 मेगावाट, बीकानेर में 1000 मेगावाट के, इन 2 जिलों में। क्वेश्चन 75 है, नोक में अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 1925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। नोक किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर या जालोर? नोक है ना, ये तो जैसलमेर में, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला में, और बड़ला है जोधपुर में, समझे? 2245 मेगावाट, समझे? क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में समाचारों में रहा पारसा इष्ट कांटा, पारसा इष्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 77। अब 77 से लेकर छिणमत तक के क्वेश्चन ये रहेंगे आपके शाइको से जुड़े हुए, समझे? तो रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व कितने हैं? 1962 में रॉबर्ट ग्लेसर ने मनोविज्ञान शिक्षण प्रतिमान है, इसको प्रस्तुत किया था। कितने हैं ये आपसे पूछा गया है? 4 है दोस्तों। पहला लक्ष्य, इसी को उद्देश्य बोल दो आप। दूसरा कौन सा है? संरचना। तीसरा कौन सा है? सामाजिक प्रणाली। चौथा कौन सा है?
मूल्यांकन, ये 4 बताई। क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं मानते? टिचनर, विलियम वुंट, जॉन लॉक, जेम्स सल्ली। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी, चेतना का विज्ञान, जिसमें टिचनर थे, जिसमें जेम्स सल्ली थे, जिसमें विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, वाइब्स थे, जॉन लॉक नहीं थे। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है? बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, अंतर्दर्शन, व्यक्ति इतिहास। कौन सी विधि सबसे प्राचीन है शिक्षा मनोविज्ञान की? अंतः दर्शन विधि दोस्तों। क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानते हैं? बताइए दोस्तों। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक वैसे तो हम किसको मानते हैं? अरस्तु को, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है जो प्लेटो को मानते हैं। वुडवर्थ, कोलशेनिक, अरस्तु या रोडोल्फ गोयल के? कौन है? वो है कोलशेनिक दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 81, मनोविज्ञान की कौन सी धारणा सबसे कम समय में समाप्त हो गई? मस्तिष्क की, चेतना की, आत्मा की या व्यवहार की? चेतना की अवधारणा लगभग 1870 की बात है। विलियम जेम्स ने विचार दिया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन 1900 आते आते यानी 30 वर्ष की अवधि में ही यह खत्म हो जाती है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, भारतीय अवधारणा के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय क्या है? व्यवहार उन्नयन की क्रिया, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, सीखने सिखाने की क्रिया या प्रकाशित करने वाली क्रिया? बताइए दोस्तों। क्या है? प्रकाशित करने की क्रिया। कोई खबर छापने की नहीं है। एक बालक है, उसको प्रकाशमान, उसमें परिमार्जित करना, उसको प्रकाशित करना, ये शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा नवोन्मेष, नव उन्मेष का अर्थ है? कक्षा में पढ़ाई की नवीन विधियां, अनुदेशन के विषय यंत्रों का प्रयोग, शिक्षण के विभिन्न अभ्यास, शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज। बता दीजिए दोस्तों। नवोन्मेष क्या अर्थ है? शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज दोस्तों। क्वेश्चन 84 आ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। आत्मा का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना, अचेतन मन का असीमित अध्ययन करना, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान किस अध्ययन का क्षेत्र है? मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताना है। व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता करना, शिक्षा के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना। कौन सा है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता प्राप्त करना शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, सी ऑप्शन वाला। क्वेश्चन 86, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान? आत्मनिरीक्षण, सर्पिल पाठ्यक्रम, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता? क्या है? वस्तुनिष्ठता दोस्तों। क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन सा वाद शिक्षार्थियों को सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है?
व्यवहारवाद, क्रियाशीलतावाद, सृजनशीलवाद या संरचनावाद? स्वतंत्रता, रचनावाद, निर्मितवाद या सृजनशीलवाद? यह करता है सर्वाधिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन 88, एक शिक्षक को शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए स्वयं के विवेकानुसार, बालकों के स्तरानुसार, विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार, विषय वस्तु की जटिलता के अनुसार? किसके अनुसार? स्वयं के विवेका अनुसार। क्वेश्चन 89, शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कहां से हुई? यूरोप, अमेरिका, रूस या भारत? शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत अमेरिका से दोस्तों। कहां से? अमेरिका में। अमेरिका में 1900 ईस्वी में हो गई थी, जबकि भारत में हुई थी 1920 में। भारत में, अमेरिका में 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन 90, शिक्षण कार्य कला एवं विज्ञान दोनों है, किसका कथन है? शिक्षण कार्य कला एवं विज्ञान दोनों है। ब्लूम, मॉरिसन, जैक्सन, एन मुखर्जी। देखिए यह सही परिभाषा है कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के पाले के समान नहीं है, यह तो कला एवं विज्ञान है। यह है एन मुखर्जी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? विकासात्मक, व्यक्ति इतिहास, तुलनात्मक या पाठ्यक्रम? पद्धति, पाठ्यक्रम विधि नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। क्वेश्चन 92, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः सहायक है बालक को पढ़ाने, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों के चयन में, शिक्षक को शिक्षण सिखाने में। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः सहायक है। किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 93, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बालक केवल विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करता है, बालक अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है, बालक को शिक्षण प्रक्रिया में कष्ट होता है, बालक वही सीखते हैं जो विद्यालय सिखाता है। तो जो सत्य कथन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से वो बताना आपको। कौन सा है? बालक अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है, बी वाला, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 94, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक को ही करना चाहिए ताकि स्वयं को अच्छे से समझा सके, छात्रों को प्रभावित कर सके, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक उपयोगी व प्रभावी बना सके, विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग कर सके। एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक उपयोगी व प्रभावी इसके द्वारा वो बना सकता है। क्वेश्चन 95, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्पिल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वुडवर्थ, वाटसन, पियाजे या ब्रूनर? बताइए दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन 95 है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन। किसने की थी सर्पिल पाठ्यक्रम? ब्रूनर ने दोस्तों, संज्ञानवादी। क्वेश्चन 96, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन एवं अधिगम से है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित यह कथन किसका है? स्किनर, कोलशेनिक, स्टीफन या जेम्स डरेवर? यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है आपका 97 नंबर, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन उत्खनन या मत्स्य पालन? जो 5 क्षेत्र आपको दिए हैं इनमें से प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि प्राथमिक में, पशुपालन प्राथमिक में है, वानिकी प्राथमिक में है, खनन उत्खनन प्राथमिक में है, मत्स्य पालन प्राथमिक में है, मतलब पांचों ही प्राथमिक में है। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 98, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 1/3, आधे से अधिक, 1/4, 40%?
2021-22 के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके अनुसार बता रहा हूं मैं, 50% से अधिक यानी आधे से अधिक दोस्तों। 2021-22 के आंकड़े है ये। क्वेश्चन 99, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू या प्रारंभ हुई? दो अक्टूबर 2015, 25 सितंबर 2014, 2 सितंबर 2015, 25 अक्टूबर 2015। कब? 25 सितंबर 2014 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से असत्य कथन है? व्यापार आदि के निर्यात आयात से अधिक हो, व्यापार घाटा आयात निर्यात से अधिक हो, अनुकूल व्यापार संतुलन निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, दोहरा घाटा व्यापार और बजटीय घाटा दोनों हो। तो असत्य कथन बता दो जल्दी से। और यहां से जिन साथियों ने अभी तक इंस्टाग्राम आईडी देखी, यहां पे दी गई है, वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पे जाना और यहां पे दी गई है आपको ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मित्रों, जो भी साथी सेकंड ग्रेड में अच्छे नंबर पेपर फेस्ट में लेकर आना चाहते हैं, नोट्स स्टोर में जाकर प्राप्त कर लें, उनको पढ़ लें। मात्र 20 दिन और 20 दिन में उनको पढ़ लें दोस्तों। आज है आपके पास समय, इस समय का फायदा उठा लीजिए। फिर अगले 3 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी तो फिर क्या फायदा। इसलिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, सब जानकारी वहां पर मिल सकती है मैसेज के द्वारा। यहां पे इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी आपको। लाइक और शेयर ये आपका काम है। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां पे गलत है, सत्य है ना, ये दिया हुआ अनुकूल व्यापार संतुलन आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो, समझे आप? तब तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। कैसी लगी, क्या रहा आज का स्कोर आपका? 100 में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए? कमेंट करके बताइए जल्दी से सभी साथी। और अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। ये काम तीनों आपको करने हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।